देशाचा महत्वाचा काळ जगून गेला आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राष्ट्राची अशा असोसिएशनचा चळवळ यांच्या संबंधीच्या पार्श्वभूमीवर आज आपण या ठिकाणी एकत्र आलो. सवांचं एक वैशिष्ट्य होतं की सामान्य माणसाचा नोकरीचा अधिकार हा जतन केला पाहिजे आणि देशाच्या निर्णय घ्यायच्या प्रक्रियेमध्ये माणसाचा हातभार लागला पाहिजे. त्यांनी या राज्यामध्ये नवी पिढी तयार केली. जिल्ह्यामध्ये चळवळींचा संच उभा केला आणि त्या युवा शक्तीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र प्रगतीच्या रस्त्यावर कसं नेता येईल याची अखंड काळजी घेते. आज कैलासवासी संबंध आपल्यामध्ये नाही आहेत. चव्हाणसाहेब आज नसले तर त्यांनी दिलेला विचार हा तुमच्या माझ्या अंतःकरणात आहे आणि त्या विचारांना पुढे जायच्या संबंधीची भूमिका आपण सगळ्यांनी घेतली. आज महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये काही या धर्म याचा आधार घेऊन माणसामध्ये संघर्ष कसा होईल याची काळजी घेणारा काही वर्ग आहे. महाराष्ट्र हा बंधुत्व इमानदार सगळ्यांचा पुरस्कार करणारा राज्य आहे. पण मध्यंतरीच्या काळात याच महाराष्ट्रामध्ये शाहूदादांचं कोल्हापूर असो, नांदेड असो, संगमनेर असो, अकोला असो, अशी काही नावं घेता येतील त्या ठिकाणी पिढ्यानपिढ्या एकत्र राहणाऱ्या समाजामध्ये एक प्रकारची वैर भावना वाढवण्याचा प्रयत्न केला आणि जातीय दंगे झाले. हे महाराष्ट्राला सोडणारं नाहीये. पण नुसतं सोडणारं नाही, प्रवृत्ती आहे समाज विघातक. त्या प्रवृत्तीच्या विरुद्ध आणि तेच काम महाराष्ट्रामध्ये आपण करत होतो. येऊन गेला की उद्धव आपण सगळ्यांनी एकत्रित केले. बाळासाहेबांच्या सारख्या कर्तृत्ववान सरकारी अशा सरकारमध्ये महाराष्ट्राची सेवा करत होत. ते सरकार या पद्धतीनं उलटून टाकण्याचं काम काही लोकांनी केलं आणि हे इथंच नाही, देशाच्या अनेक राज्यामध्ये केलं. मध्य प्रदेशाचे राज्य कमलनाथ मुख्यमंत्री, गांधी नेहरू व्यवस्थित चाललेलं राज्य अशा पद्धतीनं उठवलं गेलं आणि त्या ठिकाणी जातीय संघीय वृत्तीला प्रोत्साहन देणारं सरकार त्या ठिकाणी आले. असे अनेक ठिकाणी प्रयत्न चालले. दिल्लीमध्ये आहेत, पंजाबमध्ये आहेत, ममता बॅनर्जीचं जे राज्य पश्चिम बंगाल तिथं आहे, उत्तराखंडमध्ये आहे, हिमाचलमध्ये आहे, दक्षिणेमध्ये अनेक राज्यामध्ये आहे. आणि त्यामुळे एक प्रकारचं
संकटाचा काळ आला. चुकीच्या प्रवृत्ती ह्या लोकांवर करतायत आणि त्याच प्रवृत्तीने चव्हाण साहेबांचं महाराष्ट्र, छत्रपतींचं महाराष्ट्र, शाहू फुले आंबेडकरांचं महाराष्ट्र, त्या राज्यामध्ये एकंदर लोकशाहीच्या पद्धतीनं काम करणाऱ्या राजकीय पक्षाला एक प्रकारचा धक्का द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. हे प्रयत्न आणि त्याच्या वतीवरची भूमिका, ती भूमिका एकच आहे की या सगळ्या जातीय आणि विचारधारा आहेत त्यांच्या मार्फत देशाचा कारभार पुढे नेण्याच्या संबंधीचा प्रयत्न या सगळ्या घटकांचा आहे. आणि त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये ती उलथापालथ ही करण्याच्या बद्दलची एक भूमिका याच प्रवृत्तीने घेतली. दुर्दैवानं त्याला तुमच्या आमच्याचे काही सहकारी बळी पडले. पण ठीक आहे, पण एखादी व्यक्ती बळी पडली असेल, समूह बळी पडली असेल तर फुले आंबेडकर, शाहू राजा आणि यशवंतराव चव्हाणांच्या महाराष्ट्रातला सामान्य माणूस एक वेळेला उपाशी राहील, पण तो महाराष्ट्राची सामूहिक शक्ती ही मजबूत केल्याशिवाय राहणार नाही. आणि ही शक्ती मजबूत करून जी उलथापालथ करणारी शक्ती आहे, वर्ग आहे, त्यांना त्यांची योग्य जागा दाखवायला राहणार नाही. याला फार अवकाश नाही. वर्ष 6 महिन्यामध्ये पुन्हा एकदा लोकांच्या समोर जायची संधी येईल आणि त्यावेळेला ही राज्याची लोकशाहीच्या मार्गाने शांततेवर विश्वास असणाऱ्या या शक्तीनं धक्का देणाऱ्या ज्या प्रवृत्ती आहेत त्या पूर्ण फळानं बाजूला करू आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्र प्रगतीच्या आणि सामान्य माणसाच्या हितासाठी कष्ट करणाऱ्यांचे राज्य ही अवस्था आपण निर्माण करू एवढंच या ठिकाणी सांगतो. अतिशय पावसाचा आणि हा सगळा कालखंड असताना सुद्धा आपण हजारोच्या संख्येने या ठिकाणी आलात आणि म्हणजे आमच्याकडे आज गुरु पौर्णिमा आहे. त्यामुळं आज समान महाराष्ट्रामध्ये एकदा जनमानस तयार करण्याच्या संबंधीचा निकाल सर्वांनी लोकांनी घेतला आणि याची सुरुवात करायची असेल तर कुठून करायची? समाधीसारखे सण महाराष्ट्रामध्ये काही नाही. आणि आजचा दिवस गुरु पौर्णिमाचा आहे आणि तुमच्या माझ्या सगळ्यांचा गुरुच्या फळावर जाऊन मार्गदर्शन करण्याचा अधिकार एकाच व्यक्तीला होतं आणि त्या व्यक्तीचं नाव यशवंतराव चव्हाण. त्यांच्या निवासाने या ठिकाणी आलो. तुम्ही याला प्रचंड प्रतिसाद दिला त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद देतो आणि पुढच्या कामाला जायला तुमची परवानगी घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एक मिनट माझी सतारा पहुंचे हुए हैं शरद पवार। शरद पवार के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद हैं। शरद पवार ने इस दौरान शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस पार्टी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया है। साथ ही साथ उन्होंने लगे हाथों बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाज में खाई पैदा करने का काम हो रहा है, लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। सतारा में शरद पवार के साथ बाकी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद हैं और ये वक्त भी है जब शरद पवार ने कल ही हुंकार भरी और ये कहा कि मैं पार्टी को फिर से मजबूती के साथ खड़ा करके दिखाऊंगा। ऐसे में जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, जिस तरीके से लोगों की संख्या शरद पवार के साथ नजर आ रही है, ये जरूरी है भी मौजूदा दौर में शक्ति प्रदर्शन कर एहसास कराने की कोशिश शरद पवार की कि हाँ, उनके साथ कितने पार्टी कार्यकर्ता हैं और किस मजबूती से एक बार फिर से पार्टी को खड़ा करने की कोशिश शरद पवार की है।
इन सब के बीच में संजय राउत, उद्धव ठाकरे हमलावर रहे हैं। सुप्रिया सुले तो ये तक कहती नजर आई कि भाई अगर वापस आ जाएगा तो उन्हें खुशी होगी। शरद पवार सतारा पहुंचे हैं और यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में मौजूद हैं। लगातार नारेबाजी हो रही है। शरद पवार का समर्थन करते हुए कार्यकर्ता यहां इकट्ठा हुए हैं। ये उस दौरान की तस्वीर जब शरद पवार यहां पहुंचे ही थे सतारा में, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, स्वागत के लिए पहले से तैयार थे। शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद रहकर ये बता दिया कि महाराष्ट्र को अपनी एकता दिखाने का वक्त अब आ गया है। अपनी एकता महाराष्ट्र को दिखानी होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ में आना होगा, जमीन पर जाकर काम करना होगा। कल भी शरद पवार ने इस बात का जिक्र किया था और कहा था कि मैं महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में जाऊंगा, मैं पार्टी को फिर से उसी मजबूती के साथ खड़ा करूंगा। दशकों की राजनीति का अनुभव है शरद पवार को, और ऐसे में जब चाचा को भतीजे अजीत पवार ने धोखा दे दिया है, 8 विधायकों के साथ जब महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा, अजीत पवार कह रहे हैं कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे वो एनसीपी के चेहरे पर ही लड़े जाएंगे, एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह पर ही लड़े जाएंगे। अब सवाल ये भी कि अजीत पवार ने बाकी 8 विधायकों के साथ, यानी कि कुल 9 जो संख्या है, वो अब महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गई है। साथ ही प्रफुल्ल पटेल भी पहुंचे थे राजभवन। उनके अलावा और भी तमाम विधायक थे जिन्होंने शपथ नहीं ली। प्रफुल्ल पटेल को लेकर अपडेट ये मिल रहा है कि केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सबसे बड़ी बात ये, जो चेहरे लॉयल कहे जाते थे, शरद पवार के बेहद करीबी कहे जाते थे, प्रफुल्ल पटेल, आपको याद होगा जब शरद पवार ने इस्तीफे का ऐलान किया था तो आंख से उनके आंसू छलक पड़े थे। वो इमोशनल हो गए थे, भावुक हो गए थे और ये कहा था ये फैसला आप बदलिए, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि राजनीति हमने आपसे करनी सीखी है, आपके नेतृत्व में सीखी है, इसीलिए ये फैसला आपको वापस लेना होगा। प्रफुल्ल पटेल भी जब राजभवन में कल अजीत पवार के साथ पहुंचे तो ये मालूम हुआ कि छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे, दिलीप वलसे पाटिल जैसे जो बड़े चेहरे और करीबी भरोसेमंद चेहरे थे शरद पवार के, वो अजीत पवार के साथ अब हो गए हैं और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ भी उन्होंने ले ली है। लेकिन शरद पवार ने यह बता दिया कि जाति के नाम पर, धन के नाम पर लोगों को बांटने का जो काम बीजेपी कर रही है उसे रोकना होगा, लोगों के बीच में पहुंचना होगा। शरद पवार ने कहा कि समाज में बड़ी खाई पैदा करने की कोशिश हो रही है। आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में कल से ही उलटफेर की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और आज शरद पवार शक्ति प्रदर्शन के तौर पर सतारा पहुंचे हुए हैं। इस बीच अनिल देशमुख कुछ बोल रहे हैं, सुनेंगे। सारे विधायक उनके साथ में है, अजीत पवार सारे विधायक उनके साथ में है। इस तरह से एनसीपी को आगे बढ़ाएंगे शरद पवार। जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल कल के बाद मची हुई है, अब यहाँ जो राजनीति है वो अलग तरीके से देखने को मिल रही है और जो संख्या बल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अजीत पवार हैं जो कुछ विधायकों के साथ चले गए हैं, हालांकि जो नंबर्स हैं वो अजीत पवार। ऐसा है कि यहाँ पे कराड़ में माननीय पवार साहब जी के गुरु स्वर्गीय यशवंतराव चौहान यहाँ पे उनके समाधि पे आके पवार साहब ने उनका आशीर्वाद लेके पार्टी को बढ़ाने के लिए उन्होंने शुरुआत आज से की है और यहाँ पे आज आशीर्वाद लेने वो आए थे और यहाँ से सब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस जो भी कार्यकर्ता है उनको साथ में लेके महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर राष्ट्रवादी कांग्रेस की ताकत बढ़ाने का काम शरद पवार ने आज से शुरुआत की है और आज उनको यशवंतराव चौहान जी का आशीर्वाद मिला है। गुरु पूर्णिमा का दिन है और इस शुभ दिन के अवसर पर पवार साहब ने इसकी शुरुआत आज की है। ईडी सीबीआई की वजह से ये 9 लीडर जो हैं उस पार्टी में गए हैं, ईडी सीबीआई की कार्रवाई की वजह से ये 9 लीडर जो हैं उस पार्टी में गए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? ईडी सीबीआई की
अनिल देशमुख ये कह रहे हैं कि वो शरद पवार के साथ में हैं। जैसे मैंने कहा कि अजीत पवार कुछ विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो गए हैं, लेकिन ये संख्या कितनी है ये उन्होंने साफ नहीं किया। ये संख्या कभी 30 तो कभी 40 तो कभी 40 प्लस कही जाती है। लेकिन 8 और विधायक हैं अजीत पवार के साथ जिन्होंने कल शपथ ले ली है। अजीत पवार के साथ 9 कुल ये संख्या है जिन्होंने कल मंत्री पद की शपथ ली है। ऐसे में प्रफुल्ल पटेल और बाकी विधायक भी पहुंचे हुए थे। खबर प्रफुल्ल पटेल को लेकर यह भी है कि केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन शरद पवार बाकी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सतारा में मौजूद हैं और यहां पार्टी को एकजुट करने की कोशिश शक्ति प्रदर्शन के तौर पर शरद पवार करते हुए नजर आ रहे हैं। सतारा में शरद पवार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अब से थोड़ी देर पहले संबोधित किया और उन्होंने कहा कि समाज में खाई पैदा करने का काम बीजेपी कर रही है। जाति धर्म पर लोगों को बांटा जा रहा है। जाति की राजनीति महाराष्ट्र में अब नहीं चलने वाली है। शरद पवार ने कहा कई राज्यों में पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई है, ये कोशिश यहां भी की गई। महाराष्ट्र को अपनी एकता अब इस वक्त दिखानी होगी। साथ ही शरद पवार बोले लोकतंत्र में विश्वास करने वालों को झटका मिला है। लोकतंत्र में जो विश्वास करने वाले लोग हैं उन्हें झटके के तौर पर ये सब कुछ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में जो उलटफेर हुआ है उसे लोकतंत्र के साथ विश्वास रखने वाले लोगों के साथ धोखे के तौर पर शरद पवार देख रहे हैं और उन्होंने अपने संबोधन में बड़ी बातें बोलते हुए सबसे ज्यादा सवाल बीजेपी को लेकर उठाए और ये कहा कि बीजेपी जो कि समाज में खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है, जाति की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, ये साफ शरद पवार ने कर दिया। मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह न्यूज रूम से साथ में लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, शरद पवार ने कहा था मैं मजबूती से एक बार फिर से पार्टी को खड़ा कर लूंगा, कल ही कहा था, आज हुंकार भरते हुए शक्ति प्रदर्शन के तौर पर तस्वीरें सामने आ रही है। भारी हुजूम है शरद पवार के साथ में, लेकिन सवाल ये अभी भी वो संख्या नहीं मालूम जो अजीत पवार के साथ जा चुके हैं। देखिए, दावे प्रति दावे दोनों कैंप की ओर से किया जा रहा है। एनसीपी में अजीत पवार की बगावत के बाद पार्टी किसकी होगी इसको लेकर खींचतान शुरू हो गई है। अजीत पवार अपने सरकारी आवास पर आपने देखा कि विधायकों के साथ आगे की रणनीति पर उन्होंने चर्चा की और इस बीच शरद पवार सतारा के कराड़ में उन्होंने रैली की, जहां पर उन्होंने पूर्व सीएम यशवंतराव चौहान को श्रद्धांजलि दी और यहां उन्होंने रैली में कहा कि महाराष्ट्र में फूट डालने की कोशिश हो रही है और चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। महाराष्ट्र को अपनी एकता दिखानी होगी, जाति और धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, हम बड़ों के आशीर्वाद से नई शुरुआत करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात जो है शरद पवार की ओर से कही गई है। शरद पवार ने जो कल बयान दिया था उसमें साफ कहा था कि वो जो है पार्टी को खड़ा करेंगे, यानी अजीत पवार और 8 अन्य विधायकों के बगावत के बाद एनसीपी ने सभी बागियों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और इसमें कहा गया है कि पार्टी की कमान शरद पवार के पास है। शरद पवार ने 1999 में पार्टी की स्थापना की थी। अजीत की पार्टी पर दावे से जुड़ी कोई भी अपील पर कार्रवाई करने से पहले उनके पक्ष को भी सुने और इस बीच पार्टी ने जितेंद्र आरवाड़ को विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्य सचेतक नियुक्त किया। इससे पहले अजीत पवार के पास जिम्मेदारी थी। तो ये साफ तौर पर जिस तरह से घटनाक्रम लगातार महाराष्ट्र में तेजी से बदल रहा है, दोनों खेमे से शरद पवार की ओर से और आपने देखा कि अजीत पवार खेमे की ओर से दावे अच्छा राकेश, कल से जब से महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर हुआ है तब से सोशल मीडिया पर क्या यूं नेताओं के साथ में क्या रिएक्शंस तमाम सामने आ रहे हैं और यहाँ पर जैसे अभी शरद पवार ने थोड़ी देर पहले कहा कि बीजेपी जो है वो समाज में खाई पैदा करने का काम करती है, जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र में ये सब कुछ नहीं चलेगा। महाराष्ट्र के लोगों को अपनी एकता दिखानी होगी, सामने आना होगा। बीजेपी को लेकर सवाल ये भी कुछ उठ रहे हैं जो सोशल मीडिया पे भी तमाम नेता और आम लोग टिप्पणी कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में इस तरह की बातें हो रही हैं कि चंद दिन पहले इन्हीं एनसीपी लीडर्स को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे थे, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब जब अपनी सरकार में शामिल कर लिया, मंत्री पद की शपथ दिला दी, तो क्या अब आरोप एकदम साफ हो गए हैं, आरोपों से बरी हो गए हैं? कुछ लोग कह रहे हैं वॉशिंग मशीन जो बीजेपी की थी वो फिर से ऑन हो गई है। देखिए, साफ तौर पे रचना, जिस तरह से जो महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीति जिस कदर निचले स्तर पर जो राजनीति की जा रही है उसका सीधा ये जीता जागता उदाहरण है।
महाराष्ट्र में पोस्टर वार भी काफी तेज हुआ है और राज उद्धव को साथ आने की अपील फडणवीस को महाचाणक्य बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अजीत पवार की ओर से जो दावा है कि पार्टी के 53 में से 40 विधायक साथ हैं और यानी एक जो दावा किया जा रहा है कि एक तिहाई करीब छोड़कर सभी उनके साथ हैं, ऐसे में स्थिति वहां पर तेजी से घटनाक्रम बदल रही है। शरद पवार को ये भरोसा है कि जो पिछली बार की घटनाक्रम हुआ था, जो अल सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिया था, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। फिर आपने देखा था कि किस तरह से जो है शरद पवार ने चाल चली थी और आखिरकार अजीत पवार को आना पड़ा था। तो लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी स्थिति बदली हुई है। आपने देखा कि कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, जो कि शरद पवार के दाहिने हाथ कहे जाते रहे हैं, वो भी साफ तौर पर खड़े नजर आ रहे हैं अजीत पवार के साथ। और ये भी चर्चा है कि मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार संभावित है, उसमें उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। सवाल ये भी आप कह रहे हैं प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, देवेंद्र फडणवीस के बारे में भी इसी तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन सवाल ये कि अजीत पवार और बाकी 8 विधायक यानी कि कुल 9 लोगों ने कल शपथ ले ली है। अब आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी पद खाली हैं, मंत्रिमंडल विस्तार अभी होगा, क्या कुछ और ऐसे लॉयल फेस भी अब सामने आ सकते हैं? प्रफुल्ल पटेल हुए, दिलीप वलसे पाटिल हुए, छगन भुजबल हुए, ये तो एकदम राइट हैंड कहे जाते थे, एकदम करीबी भरोसेमंद कहे जाते थे। कुछ और नाम भी हो सकते हैं जो अभी बम फूटेगा। देखिए, एक जो अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल की बात किया जाए, छगन भुजबल ऐसे चेहरे हैं जो कि शरद पवार के काफी करीबी माने जाते हैं। तो एक जो सूत्र भी बता रहे हैं कि बिना पवार के इजाजत के बिना इस तरह की घटना को अंजाम देना एनसीपी में आसान नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या शरद पवार की रजामंदी थी, ये क्वेश्चन मार्क, सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन जो स्थितियां हैं, एनसीपी के नेता जयंत पाटिल जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि हमने डिस्क्वालिफिकेशन की एक याचिका विधानसभा स्पीकर के पास दाखिल की है और इन 9 विधायकों ने किसी को नहीं बताया कि वो पार्टी को छोड़ने वाले हैं और ये पार्टी नियमों के खिलाफ है। हमने चुनाव आयोग को भी एक पत्र लिखा है और हम इन 9 विधायकों के रवैयों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि हमें यकीन है कि सभी विधायक एनसीपी में लौट आएंगे। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि शरद पवार को ये भरोसा है कि अजीत पवार जो है फिर से वापस आएंगे, लेकिन अब की जो स्थितियां हैं रचना, वो विपरीत हैं, अब की प्रतिकूल हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने दिल्ली में जो एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उस बैठक में जो घोषणा शरद पवार की ओर से 2 घोषणा की गई थी, जिसमें 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, जिसमें प्रफुल्ल पटेल जो कि दाहिने हाथ शरद पवार के माने जाते रहे हैं, उनको बनाया गया था, और सुप्रिया सुले को। इससे जो है कहीं ना कहीं नाराजगी जो है काफी तीव्र हो गया था अजीत पवार के लिए। और अजीत पवार खेमा अपने आप को जो है जिस तरह से ये पूरे घटना को अंजाम दिया गया था, उसे अलग थलग महसूस कर रहा था और उसी समय से ये पटकथा लिखनी शुरू हो गई थी। यानी आप कह रहे हैं कि अजीत पवार, जब शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया तब थोड़े खुश नजर आए थे, फिर शरद पवार ने जब इस्तीफा वापस ले लिया पार्टी कार्यकर्ताओं के दबाव पर तो चेहरा उतर गया। जब सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल और बाकी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई तब अजीत पवार की नाराजगी और बढ़ गई और इसी नाराजगी के बढ़ने के बाद अब ये बड़ा फैसला अजीत पवार ने दिया कि अपने ही चाचा को उन्होंने धोखा दे दिया। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में सरकारें जिस तरीके से बदली हैं, जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है, उथल पुथल हुआ है, उसमें माना अब ये जा रहा है राकेश कि एक और नया ट्विस्ट आएगा। संजय राउत तो गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं देखिए कुछ ही दिन बाद नया मुख्यमंत्री मिलेगा महाराष्ट्र को। इशारा उनका एकनाथ शिंदे की तरफ था। देखिए, संजय राउत साफ तौर पे उनके दावा जो किया जा रहा है कि एक और जो है वहां पर बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम महाराष्ट्र में तेजी से बदल रहा है, शरद पवार ने कल जो बातें कही थी, मैं उसको याद दिलाना चाहूंगा रचना, कि मुझे देश के हर कोने से समर्थन मिल रहा है,
मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी ने मुझे कॉल किया, इसलिए मैं घटनाक्रम से परेशान नहीं हूं। और पवार साहब ने ये भी बताया कि अगले 2-3 दिन में वे कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के साथ बैठकर हालात की समीक्षा करेंगे। यानी शरद पवार जो है झुकने के लिए तैयार नहीं है और उनका साफ तौर पर मानना है कि असली ताकत आज की जनता है, उन्होंने हमें चुना है। लेकिन आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में अजित पवार जो है एनसीपी के लिए, एनसीपी का एक बड़ा चेहरा है। एक कार्यकर्ताओं से शरद पवार अगर नहीं मिलते हैं या महाराष्ट्र दिल्ली में रहते हैं, तो वैसी स्थिति में ग्राउंड जीरो पर जो उनके समर्थक हैं उनसे मुलाकात, उनके जो भी काम रहता है उसको करवाना, ये तमाम चीजें जो हैं, अजित पवार जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि शरद पवार का अब अगला कदम क्या होगा। पवार के लिए सदमा जरूर है, हालांकि उन्होंने झलकने नहीं दिया है, लेकिन यही कहा है कि फिर जनता के बीच जाएंगे। और ठीक आपने कहा कि ये बहुत बड़ा झटका है, सदमा भी है। हालांकि शरद पवार कल जब भी मीडिया से बात कर रहे थे तो वो चुटीले अंदाज में नजर आए। मीडिया कर्मियों ने उनसे कहा भाई पार्टी में कौन बचा जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करें, तो उन्होंने बच्चों की तरह हाथ उठाकर हंसते हुए कहा कि मैं ही अकेला बचा हूं जिस पर अभी मैं भरोसा कर सकता हूं, लेकिन ये विश्वास है कि मजबूती के साथ फिर से मैं पार्टी खड़ी करूंगा। और उसकी शुरुआत उन्होंने आज से ही कर दी है। बहुत शुक्रिया राकेश कुमार सिंह, ये तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र की सियासत में कल जो उथल पुथल हुई है उसको लेकर तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन आज नई पावर के साथ शरद पवार तैयार हैं, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन अब से थोड़ी देर पहले उनका देखा गया है सतारा में। सतारा में शरद पवार पहुंचे और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाज में खाई पैदा करने की कोशिश बीजेपी की है, साथ ही साथ लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम भी बीजेपी कर रही है। उन्होंने कहा कि जाति की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, ये वक्त है महाराष्ट्र के लोगों को एक साथ आना होगा, एकता दिखानी होगी। कई राज्यों में पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई है, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। महाराष्ट्र को अपनी एकता दिखाने का वक्त आ गया है। लोकतंत्र में विश्वास करने वालों को झटका मिला है, ये शरद पवार ने बड़ी बात कही। सीधे तौर पर निशाने पर बीजेपी को लिया, यानी कि जो कुछ अजीत पवार यानी कि उनके भतीजे ने किया है उससे तो नाराजगी है ही, लेकिन सीधे सीधे नाराजगी जो है वो बीजेपी से भी है। बड़ा अपडेट, सतारा में शरद पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया है। कराड़ में शरद पवार ने वाई.बी. चव्हाण की समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी है और शरद पवार के साथ में बड़ी बात यह कि बड़ी संख्या में समर्थकों का हुजूम दिखाई दिया। इसके बाद दलित समुदाय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे शरद पवार। इस तरह से कार्यक्रम करना, समाधि स्थल पर जाना और लोगों का हुजूम इकट्ठा होना, फिर दलित समुदाय के कार्यक्रम में जाना। शरद पवार ये बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जाति और धर्म के नाम पर लोगों के बांटने वालों की राजनीति अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। उन्होंने सीधे ये कहा महाराष्ट्र के लोगों को कि जो जाति और धर्म के नाम पर बांट रहा है उन लोगों की नहीं सुननी है, बल्कि ये अपनी एकता दिखाने का अब वक्त आ चुका है। यहाँ किसी भी तरीके से जाति और धर्म वाली राजनीति नहीं चलेगी। शरद पवार नाराज हैं अजीत पवार से भी, लेकिन शरद पवार ये जानते हैं कि अब पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना जरूरी होगा। पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के साथ ही आगे बढ़ना जरूरी होगा और आगे बढ़ने के साथ भविष्य की स्ट्रैटेजी तैयार करनी जरूरी होगी। उन्हें महाराष्ट्र की सियासत में लगातार उलटफेर की स्थिति और अब एक के बाद एक रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इस बीच बड़ा अपडेट आप ये भी जानिए कि डिप्टी सीएम बनने के बाद अब एक्शन में अजीत पवार भी हैं। अजीत पवार जिनके घर पर बड़ी बैठक चल रही है, आगे की रणनीति के लिए अजीत पवार के घर पर ये बैठक जारी है, क्योंकि अजीत पवार ने 8 और विधायकों के साथ कल शपथ ले ली है महाराष्ट्र सरकार में। और ऐसे में जब 9 विधायक जिनके नाम सामने आ चुके हैं, जो शपथ ले चुके हैं, उनके साथ आगे की रणनीति तो बनाई जा रही है, लेकिन 2 विधायक जो कि राजभवन पहुंचे थे यानी कि अजीत पवार के साथ में हैं, उन्हें भी भविष्य में कुछ ना कुछ गुंजाइश दिखाई दे रही है अजीत पवार के साथ जाने के लिए फायदे में, जिसमें प्रफुल्ल पटेल का नाम तो यूं सामने आ रहा है कि उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अपने गुट के नेताओं के साथ अजीत पवार की बैठक घर में जारी है। बैठक में छगन भुजबल हैं, सुनील तटकरे भी इस बैठक का हिस्सा हैं। बैठक में प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद हैं। आपको याद होगा कल लगभग इसी वक्त का ये अपडेट था जब
अजीत पवार के घर पर सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे और अजीत पवार के घर पर भी एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में सुप्रिया सुले मौजूद थी, यानी कि अजीत पवार जब राजभवन जाने वाले थे, यानी कि महाराष्ट्र सरकार के साथ जाने का जो फैसला था वो सुप्रिया सुले को लगता है इसी मीटिंग में बताया होगा। सुप्रिया सुले वहां से निकल गई थी, लेकिन प्रफुल्ल पटेल साथ में ही अजीत पवार के राजभवन पहुंच गए थे, क्योंकि जब शरद पवार से पूछा गया था कि क्या आपको अजीत पवार के इस कदम के बारे में जानकारी है, तो उन्होंने कहा था नहीं, मुझे इस कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सुप्रिया सुले कह रही हैं कि अगर भाई वापस आ जाता है तो मुझे खुशी होगी। साथ ही साथ वॉशिंग मशीन की राजनीति यहाँ पर जोर पकड़ रही है। इस तरह की भी बातें पब्लिक डोमेन में खूब हो रही हैं। तरह तरह के जो वीडियोस हैं वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें कुछ दिन पहले ही बीजेपी के बड़े नेता एनसीपी के इन्हीं चेहरों पर आरोप लगा रहे थे, भ्रष्टाचारी बता रहे थे, लेकिन अब जब मंत्री पद की शपथ ले ली है तो लोग पूछ रहे हैं कि वो जो भ्रष्टाचार के करोड़ों के गबन के आरोप थे वो अब कहां गए। एनसीपी को लेकर, एनसीपी संकट को लेकर इस वक्त सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर है। शिवसेना बीजेपी से गठबंधन करना चाहते थे एनसीपी विधायक, ये अभी का ताजा अपडेट है। अजीत पवार ने राज्यपाल को पत्र भी लिखा था। 2 महीने से पवार से मुलाकात कर रहे थे 10 विधायक, ऐसी जानकारी मिल रही है। शरद पवार को पता लगने के बाद रविवार को शपथ ग्रहण किया। ये शपथ ग्रहण जो कल हुआ यानी कि 2 जुलाई को हुआ, वो आज यानी कि 3 जुलाई को होना था, लेकिन आपादापी में, जल्दबाजी में आज की जगह यानी कि 3 जुलाई की जगह 2 जुलाई को ही शपथ ग्रहण हो गया, वो भी अचानक से, किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। अजीत पवार बाकी विधायकों के साथ उठकर राजभवन पहुंच गए और वहां शपथ ग्रहण की तैयारी पहले से हो रही थी और वहां जाते ही बिना वक्त गवाए यानी कि बहुत ही झटपट तरीके से सब कुछ हुआ। यहाँ मीटिंग अजीत पवार के घर चली, सुप्रिया सुले मौजूद रही, उधर राजभवन पहुंचना हो गया और वहां पर एक के बाद एक 9 लोगों ने शपथ ले ली। अजीत पवार के साथ 8 और विधायक थे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा एक और अपडेट आप जान लीजिए। अजीत पवार और बाकी 8 मंत्रियों के विभागों का ऐलान भी आज होने वाला है। अजीत पवार को वित्त या फिर रेवेन्यू मंत्रालय मिल सकता है, जो जानकारी मिल रही है। अजीत पवार डिप्टी सीएम पद के तौर पर शपथ ले चुके हैं। वित्त या रेवेन्यू मंत्रालय उनको मिल सकता है और जो बाकी 8 चेहरे हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उनके मंत्रालयों पर भी, उनके विभागों पर भी आज ही फैसला आ जाएगा। आज ही साफ हो जाएगा कि किसको कौन सा मंत्रालय मिला है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। एनसीपी में टूट के बाद एक्शन में अब शरद पवार नजर आ रहे हैं। बचे हुए विधायकों को बचाने की कवायद अब शुरू हो गई है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा। आज सतारा पहुंचे हैं शरद पवार। पुणे में कल थे और पुणे में कल जब मौजूद थे वहीं पर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा पहुंचा। शरद पवार से महाराष्ट्र के सियासी उठापटक को लेकर सवाल पूछे जाने लगे। शरद पवार ने कहा था कि मैं ग्राउंड पर जाऊंगा, जमीन पर जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा और फिर से मजबूती से पार्टी खड़ी कर लूंगा, ऐसा मुझे भरोसा है। और अब उन्होंने कहा इसमें कोई नई बात नहीं है, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, ये काम लगातार बीजेपी कर रही है। शरद पवार आज अच्छे खासे संख्या बल के साथ आज शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ये जो कार्यक्रम है इसे देखा जा रहा है। इसके बाद जब समाधि स्थल पर पहुंचे शरद पवार, उसके बाद अब दलित समुदाय के कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे। शरद पवार जो जन नेता कहे जाते हैं, आम लोगों के नेता कहे जाते हैं, दशकों की राजनीति का अनुभव है, मंझे हुए राजनेता कहे जाते हैं। ऐसे में शरद पवार, जिन्हें अपने ही भतीजे अजीत पवार से धोखा मिल गया है और अब कह रहे हैं कि नए सिरे से पार्टी को मजबूती से खड़ा करना है और ये मुझे भरोसा है कि मैं ऐसा कर लूंगा। लेकिन आज जब शक्ति प्रदर्शन के तौर पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए तो उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि खाई पैदा की जा रही है समाज में, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, लेकिन ये राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, अजीत पवार और उनकी टीम का एनडीए में स्वागत करता हूं। ब्रजेश पाठक से इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह ने बात की है।
महाराष्ट्र में हुई उथल पुथल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। अचानक से महाराष्ट्र में उथल पुथल हुई और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि शरद पवार बाकायदा पटना गए थे, वहां पर बैठक में शामिल थे और वहां पर बैठने के बाद थर्ड फ्रंट में शामिल होने की बात कहकर आज उनके ही भतीजे ने कुछ विधायक लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वहां बनी हुई है शिवसेना के और बाकी लोगों के साथ, घटक दल के साथ, उनके साथ जुड़कर उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। इसको कैसे देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि घर घर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है। उसी अनुक्रम में आज एक हमारे परिवार में बढ़ोतरी हुई है। हम अजीत पवार जी का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। इसको कैसे देखा जाए? अभी बीच में जयंत चौधरी की भी मुलाकात नहीं हो रही। लोकतंत्र में सबको साथ आने का अच्छा अवसर है। सब लोग साथ जुट करके हम लोग और 2024 में इस ढंग से हम लोग काम करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 का जो रोड मैप है पूरी तरह से 2024 के चुनाव में खींचा जाएगा और भारत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा। आज सोनीलाल पटेल जी के जयंती के कार्यक्रम में आप लोग थे, उसे एनडीए का शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा था। बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी भी उसी के कंपटीशन में कार्यक्रम कर रही थी। देश सोनीलाल पटेल जी की जयंती थी, हम लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, हम सबको मार्गदर्शन दिए हैं। बहुत अद्भुत नज़ारा था जो सभी लोगों ने हृदय से स्वागत किया। क्या जाट पॉलिटिक्स जिस तरह बढ़ रही है आगे, हो सकता है जयंत चौधरी भी कल को शामिल हो जाएं, साथ में हों? अभी कुछ हमारी जानकारी में नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी थे जो बता रहे थे कि वो बहुत स्वागत करते हैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार में अजीत पवार का। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीजेपी के बड़े चेहरे स्वागत कर रहे हैं अजीत पवार का और उनके इस फैसले का भी। इस बीच शरद पवार और अजीत पवार के बीच में तनातनी बढ़ गई है। 5 जुलाई को चाचा भतीजे दोनों ने बैठक बुलाई। हालांकि आज भी अजीत पवार के घर पर मीटिंग चल रही है, इंपॉर्टेंट की मीटिंग है आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर। पार्टी में टूट के बाद शरद पवार की बड़ी मीटिंग होनी है जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को, विधायकों को उन्होंने बुलाया है। विधायकों के साथ साथ पदाधिकारियों के साथ अजीत पवार मीटिंग कर रहे हैं और कल भी मीटिंग होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र सरकार के साथ जा चुके हैं, अजीत पवार जो कि अपने चाचा शरद पवार को धोखा दे चुके हैं, अजीत पवार जो कह रहे हैं कि एनसीपी का नाम, चुनाव चिन्ह हमारे साथ है। अजीत पवार कह रहे हैं आने वाले जो भी चुनाव लड़े जाएंगे वो एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ ही लड़े जाएंगे। तो सवाल अब ये भी उठ रहा है कि शरद पवार ने दशकों तक मेहनत की है, तब इस पार्टी को बनाया है, ऐसे में क्या उनकी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह, इसको लेकर अजीत पवार दावा ठोक रहे हैं और क्या अब इसको लेकर भी तनातनी दोनों के बीच में और ज्यादा बढ़ने वाली है? भतीजे अजीत की बगावत पर शरद पवार ने बीजेपी पर तंज किया है। पीएम मोदी ने एनसीपी को भ्रष्टाचारी बताया था, लेकिन अब सब लोग आरोप मुक्त हो गए हैं। ये बात कल से लेकर आज तक अलग अलग राजनीतिक दलों के जरिए भी कही जा रही है। साथ ही साथ पब्लिक डोमेन में भी इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा है। और शरद पवार ने तो सीधे सीधे पूछ लिया कि जब पीएम मोदी एनसीपी को भ्रष्टाचारी कहते थे, आज अपनी ही सरकार में शामिल करके शपथ दिला ली है, तो क्या अब सब आरोप मुक्त हो गए हैं? सही चीज, इससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनके खिलाफ जो इल्जाम लगाए थे वो ठीक नहीं थे। आज जो कुछ हुआ वो एक प्रेशर बात है। एजेंसी जो है देश की, इन एजेंसीज का इस्तेमाल करके ये कदम उठाए गए ऐसे मुझे लगता है। मुझे ये मालूम है कि एनसीपी पे कम से कम 6 या 7 हमारे साथियों के खिलाफ कुछ न कुछ एजेंसीज का काम चालू है। हमारे कुछ साथियों को जेल में भेजा था। जैसे छगन भुजबल के बाद मैं कह सकता हूँ कि जो खुद 17 महीने जेल में थे और ये सब हमारे साथियों के खिलाफ ऐसे एक्शन की मांग जिन्होंने की, आज उन्होंने ये सब साथियों को साथ लेकर मिनिस्ट्री में वर्ष देकर पावन किया। इसकी खुशी मुझे है। धन्यवाद करिए, मैंने नाम खाली प्राइम मिनिस्टर का लिया, क्या का नाम नहीं लिया।
मैंने यही कहा कि महाराष्ट्र में हम लोगों तो गांधी नेहरू की विचारधारा, चौहान साहब की विचारधारा, इस पर काम करने वाले जो लोग हैं, हमारा एक श्रद्धा स्थान है। तो श्रद्धा स्थान करार में जो सरदार चौहान साहब की समाधि है, मैं कल वहाँ जाऊँगा, समाधि का दर्शन होगा और वहाँ से शुरू करूँगा पूरे महाराष्ट्र में जाने का, लोगों को मिलने का, अपनी नीति लोगों के सामने रखने और उनका समर्थन हमारे विचारधारा को कैसे मिलेगा, इस पर मेरा ध्यान रहेगा। शरद पवार ने बीजेपी पर खुलकर हमला बोला है। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे, संजय राउत भी सरकार को लेकर सवाल बीजेपी से पूछ रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी तूफान अभी आया हुआ है। संजय राउत ने कहा कि हमें पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। साथ ही बीजेपी पर कटाक्ष उन्होंने किया, कहा कि इस खेल को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मालूम था, इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये है, जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। और मैं और एक बात कहता हूँ, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। जिन लोगों ने शपथ ली है वो सेंट्रल एजेंसी के रडार पर है। अभी आप उस बारे में जनता सोचेगी, जनता बोलेगी कि सरकारें कैसी बनती है महाराष्ट्र जैसे राज्य में और केंद्रीय यंत्रणा का कैसा दुरुपयोग किया जाता है। आज फिर एक बार पूरे देश की जनता ने देखा है। धन्यवाद। सिर्फ शरद पवार नहीं, सिर्फ संजय राउत, उद्धव ठाकरे नहीं, आदित्य ठाकरे नहीं, बल्कि बाकी पार्टियां भी हमलावर हैं। AIMIM नेता वारिस पठान ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा महाराष्ट्र में खेला हो गया है, एनसीपी बन गई है बीजेपी की बी टीम, बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है। वारिस पठान ने यह भी कहा कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। साथ ही आरोप लगा दिया, कहा कि 70,000 करोड़ के स्कैम का क्या होगा, क्या उसको लेकर अब कोई जांच बिठाई जाएगी? क्योंकि कुछ दिन पहले बीजेपी के बड़े नेता लगातार एनसीपी नेताओं को भ्रष्टाचारी कह रहे थे, करोड़ों का घोटाले का आरोप लगा रहे थे। शायद महाराष्ट्र में तो खेला हो गया। अजीत दादा फिर से चले गए फडणवीस साहब के साथ, फिर से जाके निकाह कर लिया, शादी कर ली। 30 से ज्यादा MLA के एनसीपी के वहां पर चले गए, उनके साथ में मंत्री पद मिल गए उनको। तो यही है ना, ये पावर और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यही राष्ट्रवादी वाले थे जो हमको बोलते थे बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। आज पूरा महाराष्ट्र, पूरी देश की जनता ने देख लिया कि असल में बी टीम कौन है। अजीत दादा ने यहां तक कहा कि पूरा एनसीपी मेरे साथ है। पवार साहब से भी बात हो गई, सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो मतलब हम तो यही समझ रहे हैं कि ठीक है, पवार साहब की भी शायद मर्जी हो सकती है इसमें। तो अब तो ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है खेला क्या हो रहा है। अब सवाल बहुत सारे बन रहे हैं यहाँ पर साहब। ये 70,000 करोड़ का स्कैम जो हुआ था उसका क्या होगा? मोदी जी ने 2 दिन पहले एक रैली में भरी सभा में कहा था कि सबसे करप्ट पार्टी है एनसीपी, 70,000 करोड़ के गफले के अंदर, स्कैम के अंदर मुब्तला है। तो अब क्या होगा? ये जब वहां जाएंगे तो दूध के धुले हुए हो जाएंगे। मतलब बीजेपी तो एक ऐसा वॉशिंग मशीन बन गई है, वॉशिंग पाउडर निरमा जो भी आया उसमें दूध का धुला हो जाता है। मतलब एक ही चीज है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। वॉशिंग मशीन जैसा ये जो सवाल है, ये कल से लेकर आज तक खूब पूछा जा रहा है बीजेपी से। इस बीच एनसीपी में सियासी बवाल के बीच में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला है। करनी वैसी जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। कर्मों का परिणाम है। अब अपोजिशन लगभग महाराष्ट्र में खत्म है। शिवसेना भी गई, एनसीपी भी गई, देश तो मोदी जी के पीछे खड़ा है। और बाकी जगह भी अब देखिए क्या होता है। देखिए ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं ठग बंधन है। अलग अलग भ्रष्टाचार करने वाले, बेईमानी करने वाले,
समान स्वार्थों के कारण के मारे ना जाएं, पकड़े ना जाएं, इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन जब ऐसा गठबंधन बनता है तो वो बेमेल होता है, वैचारिक नहीं होता, और उसमें से जो अच्छे लोग होते हैं वो बेचैन हो जाते हैं। और ऐसे गठबंधन को देख के कई लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय हित में फिर फैसला करते हैं। एनसीपी में मचे हुए घमासान के बीच में कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। गौरव वल्लभ जो कि सवाल उठा रहे हैं, देखिए क्या कहा। ये एक तरह से बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की कि जिन लोगों के खिलाफ वो ईडी की शिकायतें करते थे, जिन लोगों के लिए फडणवीस बोलते थे चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, उन लोगों को उप मुख्यमंत्री बना दिया। जिन लोगों के खिलाफ जांच एजेंसी सारी जितने भी मंत्री बने उनके ज्यादातर के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एसएफआई और डीआरआई के केसेस चल रहे हैं। अब उन केसेस में आज बीजेपी की वॉशिंग मशीन में वो धुल गए, धुल के एकदम झाग की तरह, साफ सफेद दूध की तरह बाहर निकल गए। अब उनमें कोई दोष नहीं है। भतीजे ने चाचा को धोखा दे दिया है। अब महाविकास अघाड़ी भी हमलावर है। सवाल पूछे जा रहे हैं अजीत पवार से, और साथ ही बीजेपी से कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने शरद पवार का साथ छोड़ने वाले नेताओं पर हमला बोला। जो भी लोग एनसीपी छोड़कर और मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, ये सब बेचारे ईडी के सताए हुए लोग हैं। ये ईडी ऑपरेशन है, कमल ऑपरेशन तो ही है, लेकिन साथ साथ ईडी का भी ऑपरेशन है। ईडी से कैसे बचा जाए, उनकी परेशानियों से कैसे बचा जाए, ये उनके सामने एक समस्या थी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन जो भी जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो अच्छा नहीं किया है। उनको किसी भी तरह से ईडी के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए था। उनको ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी। अगर वो ऑनेस्ट है, ईमानदार हैं, तो उनको ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात है कि इस उम्र में शरद पवार जी को एक तरह से धोखा देना ये उचित नहीं था। शरद पवार भी जानते हैं कि भतीजे ने धोखा दे दिया है। महाविकास अघाड़ी के नेता भी हमलावर हैं। अजीत पवार और बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं। इधर खबर ये भी है, जैसे संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि आने वाले दिन में एक और ट्विस्ट आएगा। एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नया मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिलने वाला है। जो भी आगे खबर होगी, नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे।